हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था कि प्राइमरी oocyte का डिवीजन करा के, है ना, सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी oocyte का डिवीजन। ठीक है, सेकंड में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल। थर्ड में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ oocyte, है ना। फोर्थ में हम देखेंगे ओवेरियन साइकिल, और ओवेरियन साइकिल के अंदर और क्या पॉइंट्स रहेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल रहेगा, सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल रहेगा एंड मैचुरेशन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर नेक्स्ट कवर करेंगे। तो देखो, हम लोग ने यहाँ तक कि लेक्चर में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या पढ़ा था हमने कि प्राइमरी oocyte जो था वो डिप्लोटीन फेज में रहेगा। कब तक डिप्लोटीन फेज में रहेगा प्राइमरी oocyte? जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि मिड साइकिल में क्या होगा, एलएस सर्ज होगा जो कि इनिशिएट करेगा मियोसिस, और मियोसिस इनिशिएट करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो मियोटिक डिवीजन में जाएगा, और मियोटिक डिवीजन जब प्राइमरी oocyte का मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। देन ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा, मेटाफेज में अरेस्टेड रहेगा। ठीक है, और ये मेटाफेज में अरेस्टेड रहेगा, और इसका कंप्लीशन ऑफ जो मियोसिस होगा वो कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte का यहाँ से क्या हो जाएगा, अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट करके ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में आज हमें देखना है कि हमने से क्या किया है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन को आज हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन जब हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो हमें एक ओवम, यहाँ पे ओवम फॉर्म होगा और क्या फॉर्म होगा, पोलर बॉडी। ठीक है, और ओवम और पोलर बॉडी दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो ये सेकेंडरी oocyte का जो फॉर्मेशन, जो सेकेंडरी oocyte का जो डिवीज़न हुआ है उससे आज हमें यहाँ पे हमने क्या फॉर्म कर लिया है, एक ओवम फॉर्म किया है और एक पोलर बॉडी फॉर्म की है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल में सबसे पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या है, एक ग्रैनुलोसा सेल्स की सराउंडिंग में इसकी क्या है, ग्रैनुलोसा सेल है। इस ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर पे क्या है, एक oocyte है। ठीक है, oocyte में क्या है, oocyte के पास इसका खुद का एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ साथ क्या है, इसके पास न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ये जो oocyte है ये सराउंड किससे है, फॉलिकल्स के द्वारा सराउंड है, और फॉलिकल्स के अराउंड में सराउंडिंग सेल्स क्या हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि फॉलिकल का मेजरमेंट की बात करें कि फॉलिकल कितने का मेजरमेंट में क्या होता है, तो 0.03 से 0.05 mm का फॉलिकल होता है। oocyte जिसको हम लोग प्रिमिटिव ओवम के नाम से भी जानते हैं, ये 18 से 24 माइक्रोन का होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो 12 माइक्रोन का होता है, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो यहाँ पे 6 माइक्रोन का होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ oocyte। ठीक है, oocyte की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि एक जो कवरिंग हमने बना रखी है ना, जो पूरा है, इसको याद कैसे रखोगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ओवेरियन स्ट्रोमा है। ठीक है, और इस ओवेरियन स्ट्रोमा में क्या होगा, एक फॉलिकल है जो कि जिसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये सराउंडिंग स्ट्रोमा में क्या होगा, फॉलिकल है जिसका डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉलिकल के डेवलपमेंट में फॉलिकल के इनसाइड अगर देखोगे तो क्या है, oocyte है। ठीक है, oocyte के अपने पास हम लास्ट में देखा था, oocyte का अपना एक न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, oocyte के सराउंडिंग्स में कुछ क्राउन शेप की, है ना, कुछ क्राउन शेप की रेडियली अरेंज सेल्स होती हैं, जिनको हमने टर्म क्या दे दिया है, कोरोना रेडियाटा दे दिया है। ठीक है, और इसके अराउंड में एक और सराउंडिंग लेयर है। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, इसको हमने जो ना पेलिस्यूडा बोल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है मेनली, कि यहाँ पे क्या है, एंट्रम याद रखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, डेवलपिंग एंट्रम। तो एंट्रम किस तरीके से डेवलप होता है, देखो ये जो थीका सेल्स हैं, इसी की जो ब्लड सप्लाई है ना, यहाँ का जो ब्लड है ये क्या होता है, हाईली यहाँ से ट्रांसफ्यूजन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है इस ब्लड का, और इसका जो फ्लूइड होता है विद इन ग्रैनुलोसा सेल्स, यहाँ पे क्या होता है, कुछ छोटे छोटे स्पेसेस में कलेक्ट हो जाता है। फर्दर जब डेवलपमेंट होगा फॉलिकल का, तो यही जो छोटे छोटे स्पेसेस में कलेक्टेड फ्लूइड है ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये मिल के एक कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके साइजेस की बात करते हैं तो oocyte जो है वो 130 माइक्रॉन्स का होता है। ठीक है,
इसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो 20 से 25 माइक्रोन का होता है। कोरोना रेडिएटा बता चुकी हूँ, ठीक है। जोना पेलिसिडा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। विट्लिन मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को लिमिट होते हैं, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्लिन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। डेवलपिंग, ये भी प्राइमरी सेट है और इसके डेवलप फॉर्म में मिलेगा भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे विट्लिन मेम्ब्रेन होती है और विट्लिन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, जोना पेलिसिडा और विट्लिन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री विट्लिन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये हो गई आपकी कि उस साइड की मॉर्फोलॉजी क्या है, यहाँ तक हमने ये देख लिया है। नेक्स्ट में अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कौन सा वाला पार्ट देखना है हमको, ओवेरियन साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल में यहाँ पे हमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओवेरियन साइकिल में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल होगा, ठीक है। ओवुलेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा और डिजनरेशन होगा। इस चारों जो ये चारों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्या, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल, ओवुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और उसका डिजनरेशन, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज एन ओवेरियन साइकिल। और ये सारे इवेंट्स को होने में कम से कम कितना समय लगता है, तो 4 वीक यानी कि 4 वीक्स का ड्यूरेशन, 4 वीक का यहाँ पे क्या लगेगा आपको समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग ओवेरियन साइकिल देखेंगे। तो ओवेरियन साइकिल में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल का रिक्रूटमेंट होगा, फॉलिकल का मैचुरेशन होगा, ठीक है, फिर ओवुलेशन होगा, फोर्थ में यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा और फिफ्थ में यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हैं हम रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है। तो देखो फॉलिकल के रिक्रूटमेंट के पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे फॉलिकल रिक्रूटमेंट में होगा क्या, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाली है। अगर हम मान लें किसी फीमेल की जो साइकिल होती है ना, जो साइकिल का ड्यूरेशन, हमने एक एवरेज फीमेल का ड्यूरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 28 डेज़ की साइकिल है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डेज़ या फर्स्ट 4 to 5 डेज़ तो हमने मेंसेस में निकाल दिया। ड्यूरिंग इसी फेज़ में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ फॉलिकल्स जो हैं, है ना, ऐसा माना जाता है कि पर ओवरी 5 to 10 फॉलिकल्स हर एक साइकिल में आएंगे और क्या होंगे, इसी में से एक फॉलिकल को सेलेक्ट किया जाएगा, उसी का मैचुरेशन होगा, ठीक है, उसी का डेवलपमेंट और मैचुरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे कोहर्ट ऑफ फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोहर्ट ऑफ फॉलिकल्स, यहाँ पे फॉलिकल इकट्ठे हुए, जब ये फॉलिकल में से इनमें से 2 से 5 mm का साइज जिस फॉलिकल का होगा उसके ऊपर ही क्या होगा, हार्मोनल एक्टिविटी होगी। अदरवाइज इसके पहले किसी भी प्रकार की हार्मोनल एक्टिविटी इन फॉलिकल्स के ऊपर नहीं होगी, मतलब कोई भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, एक फॉलिकल है जिसको हमने क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग डोमिनेंट फॉलिकल के नाम से जानेंगे। और अब इसी डोमिनेंट फॉलिकल का क्या होगा, मैचुरेशन होगा और मैचुरेशन के बाद यही डोमिनेंट फॉलिकल क्या होगा, ओवुलेशन में जाएगा, ठीक है। फिर रेस्ट ऑफ जो रिमेनिंग फॉलिकल्स हैं, एक फॉलिकल तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग फॉलिकल्स हैं वो ही ड्यूरिंग साइकिल में क्या होंगे, अरेस्ट फेज में चले जाएंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से फॉलिकल का मैचुरेशन होगा। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे फॉलिकल आए, इकट्ठे हो गए, भर्ती हो गए। इनिशियल हमने ये बात कर ली है कि ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हार्मोन्स होती है, ठीक है। और इनको कंट्रोल, इनकी ग्रोथ जो होती है वो कंट्रोल किस हार्मोन से होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। सिग्निफिकेंटली जब फॉलिकल का ग्रोथ होगा तो यहाँ पे उस साइड का भी एनलार्जमेंट होगा, ठीक है। उस साइड के सराउंडिंग हमने बात की थी, यहाँ इसको याद रखो, Z+ सिक्योरिटी होती है उस साइड के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सराउंडिंग लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर का नाम देते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स में क्या होगा, और मल्टी लेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स और उस साइड के बीच में यहाँ पे कुछ गैप जंक्शंस बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो कि न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, और क्या होगा, ग्रैनुलोसा सेल्स में बहुत सारे FSH रिसेप्टर्स जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और एक्वायर कर लेगा। और ठीक है, इंटरनल सेल्स में भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। ये हो गया फॉलिकुलर ग्रोथ। अब देखो कि हमने एक फॉलिकल का हमने डोमिनेंट फॉलिकल तो ले लिया, ठीक है। हम किस फॉलिकल को सिलेक्शन, डोमिनेंट फॉलिकल के सिलेक्शन के लिए क्या 2 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट होगा। तो सबसे पहले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन विद हाईएस्ट एंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसके पास एंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ हाईएस्ट एंट्रल कंसंट्रेशन किसका होना चाहिए, एस्ट्रोजन का होना चाहिए, एंड लोवेस्ट एंड्रोजन रेशियो होना चाहिए, ठीक है। और ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, मैक्सिमम रिसेप्टर फॉर FSH। ये जो क्वालिटीज़ जिसके पास होंगी उसी
डोमिनेंट उसी फॉलिकल को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस डोमिनेंट फॉलिकल का क्या कराना है, हमें मैचुरेशन कराना है। तो इस डोमिनेंट फॉलिकल का जब आप मैचुरेशन कराएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, ये जो फॉलिकल हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, एक जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो 5 से 7 दिन में ये डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है वो बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोजन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज एस्ट्रोजन, डोमिनेंट फॉलिकल में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, हमने बात करी थी। और क्या होगा, FSH के यहाँ पे रिसेप्टर्स जो हैं वो और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल का एनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है, क्यूमुलस ओफोरस का फॉर्मेशन। क्या होता है क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है, उस साइड के सराउंडिंग जो डेवलप वहाँ पे जो ओवम है उसके सराउंडिंग क्या होगा, उस ओवम के सराउंडिंग यहाँ पे कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो उसको कवर कर लेंगी, और कवर करके क्या करेंगी, साइड में उसको एंकर कर लेंगी। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक तो उसको क्यूमुलस ओफोरस बोलते हैं और डिस्कस प्रोलिगेरस बोलते हैं। ठीक है, कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन हम लोग देख चुके थे कि ओवम के अराउंड कुछ क्राउन शेप की रेडिएटिंग सेल्स जो होती हैं वो सराउंड कर लेती है, इसको हमने कोरोना रेडिएटा बोल दिया था। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे जो FSH रिसेप्टर्स थे वो क्या करेंगे, उन FSH रिसेप्टर्स का और क्या काम है कि यहाँ पे LH रिसेप्टर को भी इंड्यूस कराना है ग्रेनुलोसा सेल्स में। ठीक है, थीका सेल्स में चेंजेस होंगे, फॉलिकुलर फ्रूट का इंक्रीमेंट होगा, और इस तरीके से जो मैच्योर फॉलिकल है इसको हम लोग आगे जाके इसी डोमिनेंट मैच्योर फॉलिकल को हमने क्या टर्म दे दिया है, ग्राफियन फॉलिकल दे दिया है। ठीक है, तो अब ग्राफियन फॉलिकल में देख लीजिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो पूरा मैच्योर जो ओवम है वो और जो फॉलिकल है, डोमिनेंट फॉलिकल है, वो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, इसका एक ऊसाइड है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इनके अराउंड एक लेयर है जिसको हमने क्या बोल दिया है, जमुना कैल्शियम बोल दिया है। फिर क्या है, हमारे रेडिएटिंग सेल्स, जो कोराउंड शेप की रेडिएटिंग सेल्स जो अरेंज हो रही थी, रेडियली अरेंज सेल थी, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया था, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक बात कर ली है डिस्कस प्रोलिगेरस की। ठीक है, और ये रही हमारी फिल्ड फॉलिकुलर कैविटी, इसको हमने एंड्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस फॉलिकुलर फ्लूइड में क्या क्या होता है इसको देख लीजिए। इसमें एस्ट्रोजन होगा, ठीक है, FSH होगा, ट्रेस अमाउंट ऑफ एंड्रोजन होगा, प्रोलैक्टिन होगा, OMI होगा, LI होगा और इनिबिन होगा। ड्यूरेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 3 मंथ्स जो हैं फॉर फॉलिकल टू ग्रो, यहाँ पे 3 महीने जो होते हैं फॉलिकल में इसको डेवलपमेंट करने में लग जाते हैं। 2 मंथ लगते हैं इसको एंट्रल स्टेज में पहुँचने के लिए, यानी कि 1 mm इंक्रीज जो साइज़ होता है किसी भी फॉलिकल का, उसको मिनिमम कितना समय लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 2 वीक्स टू रीच 5 mm एंड अनदर 2 वीक्स टू रीच 20 mm। ठीक है, जब ये फॉलिकल 20 mm का हो जाता है तब इस फॉलिकल को मैच्योर्ड फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और इस स्टेज में जब ये फॉलिकल 20 mm का हो जाता है तब ये फॉलिकल रेडी होता है ओवुलेट होने के लिए। फाइन, तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।